हाँ, तो रोब जो पहनते थे ब्लैक कलर का, आपने देखा होगा, पूरा मतलब कोट के ऊपर से पहना जाता है। तो उसमें यह है कि उसमें बड़े बड़े पॉकेट होते हैं, आप देखेंगे तो पॉकेट हुआ करते थे उस जमाने में। अब पता नहीं, वो धीरे धीरे रिडक्ट हो गए। तो ऐसी मान्यता रही है कि लॉयर्स अपना फी जो है वो मांगना नहीं चाहिए उसको, स्वेच्छा से जो भी लगे क्लाइंट को कि हाँ ये बंदा मेरा काम किया है, ये हमें जस्टिस दिलाया है, उनको जो भी उचित लगे उस रोब के जो बड़े बड़े पॉकेट होते थे उसमें, ऐसा माना जाता था कि उसमें डाल दीजिए आप। कभी आपसे कोई आर्ग्यू नहीं करेगा कि आपने इतना ही क्यों डाला, क्योंकि ये टाइप ऑफ प्रोफेशन ही ऐसा है जिसमें जब जो जेल चला जाता है ना, उससे जाके पूछिए कि वो किस तरीके से निकलने के लिए। आप लोग शाहिद मूवी देखे हैं? यदि नहीं देखे हैं तो शाहिद मूवी जरूर देखना, उसमें आपको पता चलेगा कि जो लोग अंडर द बार्स होते हैं, बिहाइंड द बार्स होते हैं, उनको उन पे क्या बीतती है और पुलिस किस तरीके से बेगुनाहों को पकड़ के अंदर डालती है, आपको एक अंदाजा होगा और फिर अंदर से फील होगा कि नहीं, ये जो प्रोफेशन है सचमुच बहुत नोबल प्रोफेशन है। बट अनफॉर्चुनेटली इसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे आ चुके हैं जो हर दिन हमें 2-3 फोन आ जाता है कि सर लॉयर ने पैसा ले लिया, और फोन ही नहीं अब उठा रहे हैं, कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। खैर उसको छोड़िए, आज हम जो बात करने जा रहे हैं, कल हम रेप पे जो नोटिस है हाईकोर्ट का, वो हम कल डिटेल में करेंगे। हमारे पास समय है, कल जो 4 बजे वाली जो क्लास होगी ना, उस पे हम पूरा नोटिस को पढ़ेंगे। और पढ़ने का कारण है ना कि आपको सिस्टम कैसे लॉ में चलता है, क्या क्या चीजें होती है, उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं सारे चीजें उसमें बताई जाएगी आपको, ठीक है? तो एक होलिस्टिक पिक्चर बनेगा, और यदि होलिस्टिक पिक्चर बन गया ना, तो जो आपका लॉजिकल रीजनिंग वाला क्वेश्चन होता है ना, लीगल रीजनिंग वाला, वो आप नहीं भी पढ़ेंगे तब भी आप कर देंगे, क्योंकि आपका माइंड तब तक ढल चुका होगा, लॉ के पर्सपेक्टिव से आप सोचना शुरू कर देंगे। और एक बार जब शुरू कर दिया तो वो क्वेश्चन तो कभी गलत नहीं हो सकता, 100% श्योरिटी है। वो उन्हीं का गलत होता है जिनका लीगल माइंडसेट नहीं है, जो अभी भी डीएम साहब जैसे इन्होंने सोचा, और डीजे जो भी है पुलिस अधिकारी जिसने ऐसा बयान दिया, वो उस तरीके का माइंडसेट यदि होगा तो क्वेश्चन 100% है, गलती होगा। आपको वो चीज नहीं करना है। आपको रेप का पूरा चीज मैंने पढ़ाया है, और उस पे जो चीजें रिलेटेड है अब अच्छे से हम समझ लेंगे उसको। तो पूरा 11 पेज का हम नोटिस को पढ़ने का, समझने का, और उसमें जो रिलेटेड कंसेप्ट है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आज हम देखते हैं इसको कि इसमें क्या है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये बाबरी मस्जिद वाला ये जो चीज है, इसके बारे में आप लोग यदि चाहें तो कुछ 1-2 मिनट में आप समराइज कर सकते हैं कि क्या लगता है आपको, ये जो अभी डिसीजन दिया गया स्पेशल जज के द्वारा, कैसा लगता है आपको? क्या लगता है इसमें? क्या कुछ भी टिप्पणी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सर मैं करूं सर? हाँ हाँ, कीजिए कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर इसमें मेरे को लगता है सर, या तो सीबीआई जो है उसने जो है एविडेंस को सर पूरा कंप्लीट फॉर्म में नहीं दिया है, या फिर उनको जो है फ्रैक्चर किया है एविडेंस को, या फिर जो जजेस की बेंच थी सर उसने जो है इग्नोर किया है सर एविडेंस को, ठीक काफी है। एविडेंस। और किसी को कुछ बोलना है? कि उसमें सर कहा ये गया। आपने म्यूट बोलिए बोलिए बोलिए। सर जब मैंने इस केस की जो डिसीजन थी वो पढ़ी थी, जो डिसीजन पढ़ा था, तो उसमें जो जूरिस्ट थे उनकी जो टिप्पणी थी वो ये थी कि जो कुछ वीडियोस थे वो क्लियर थे, ऑडियो उनमें क्लियर नहीं था, और कुछ फोटोग्राफ ऐसे थे जिसके नेगेटिव्स नहीं दे पाए। तो उन्होंने यूं समझाया कि पार्शियल चीजें थी जिनके अवेलेबल थे नेगेटिव्स, और जो वीडियोस ठीक थे कुछ ठीक नहीं थे, तो जो ठीक थे उनको क्यों इग्नोर कर दिया गया। और दूसरी चीज, ऐसे बयान हैं खुद लीडर्स के, जैसे एल.के. आडवाणी जी हैं या इस तरीके के और हैं, कि उन्होंने खुद कहा है कि हमें गर्व है कि हमने ऐसा किया जो बाबरी मस्जिद डिमोलिश किया। तो कोर्ट ने ये टिप्पणी दी कि सिर्फ उनके खुद के ऐसे बयान देने से कोर्ट ये एज्यूम नहीं कर सकता कि उन्होंने वैसा किया है, ये साबित नहीं होता कोर्ट में कि उन्होंने वैसा किया है। तो ये मुझे बड़ा गलत लगा कि एक आदमी खुद अगर उसको मान रहा है कि उसने वो किया है, और कोर्ट कहता है कि उसके मानने से नहीं होगा ऐसा, तो ये तो बिल्कुल जस्टिस। ठीक है, हम इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे से समझाएंगे आपको। ये वाला जो पॉइंट आपने कहा बहुत ही रेलेवेंट है, इसको हम किसी और एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि क्या इस तरीके से यदि कोई व्यक्ति ये खुद ही कबूल करता है कि मैंने ही ऐसा किया है, क्या कोर्ट इसको नजरअंदाज कर सकती है क्या? इस पे हम बात करेंगे। किसी को और कुछ कहना है? सर एक और पॉइंट है, जैसे ही जजमेंट आया उसके बाद एक नेता है, मैं नाम नहीं ना तो पढ़ पाया ना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुन पाया, कोई बात नहीं।
हाँ, उन्होंने बाहर आते ही कहा कि, और बिल्कुल कहते हैं ना प्राउडली कहा कि मैंने तोड़ी थी और मैं तो बिल्कुल फांसी के लिए तैयार बैठा हुआ था, लेकिन हम बरी हो गए। ये तो बहुत मजे की चलिए कोई बात बात है। नहीं, एक आज ये हम हुआ। कोई दूसरी बात सर, नहीं, हाँ हाँ बताइए। एक और पॉइंट है सर। दूसरा एक डॉक्यूमेंट्री है राम के नाम करके, उसमें खुले तौर पे सबके सब लोग जिस तरीके से उन्होंने अपने भाषण दिए वो दिख रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा कहा गया। और आज तक पे उमा भारती ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि मैंने बाबरी मस्जिद तोड़ी थी। चलिए तो फिर ठीक पता है, नहीं ये लोग। ठीक है, ठीक है, समझ गया। आप जो कह रहे हैं, एक नॉर्मल पर्सन ऐसा ही सोचेगा, चाहे वो मैं रहूं, कोई और रहे, या कोई जनरल मास हो, कुछ ऐसा ही सोचेगा, जो कि सोचना कोई गलत नहीं है, ठीक है। हम एक आर्टिकल है एक्चुअली आप में से जो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं वो शायद ये आर्टिकल जरूर पढ़ा होगा। ये डॉक्टर फजान मुस्तफा के द्वारा लिखा गया है और उनके एक पीएचडी स्टूडेंट रहे हैं, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। फजान मुस्तफा जो हैं वो काफी रिनाउंड एक कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्ट हैं और ये बहुत काम किए हैं, बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर डॉक्टर साहब ये फजान मुस्तफा क्या सोचते हैं इस जजमेंट के बारे में, और उन्होंने क्या लिखा है और किस तरीके से ये चीजों को देखते हैं, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जरूर कुछ ना कुछ हमें निकल के आएगा। हम ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने इस जजमेंट को क्रिटिसाइज करा है। यदि हम ये जजमेंट को पढ़ते हैं, ये जो इनका आर्टिकल है उसको पढ़ते हैं, तो हमें ये भी समझ में आएगा कि आखिर किस तरीके से हमें क्रिटिसाइज करना चाहिए जुडिशियल ऑर्डर को। ऐसा नहीं है कि जुडिशियल ऑर्डर इज बियॉन्ड क्रिटिसिज्म, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्रिटिसाइज करने का एक तरीका होता है। हम वो तरीके को भी सीखेंगे कि किस तरीके से इन्होंने लिखा है। चलिए हम देखते हैं कि आखिर ये क्या कहते हैं, किस तरीके से लिखा है इन्होंने। आप में से कितने लोग हैं जो ये आर्टिकल को पढ़े हैं? नहीं पढ़ा है, नॉट गुड। आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए, कम से कम लीगल आर्टिकल, क्योंकि लॉ एक ऐसा चीज है जो एक दिन में नहीं होता भाई, बहुत समय लगता है, ठीक है। आपको पूरा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा लॉ के लिए। चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं कि क्या है। ये कहते हैं, इसका टॉपिक का नाम दिया नॉट जस्टिस, जस्टिस नहीं है, फजान मुस्तफा साहब कहते हैं। उसके बाद इन्होंने लिखा है, एक्यूटल्स इन बाबरी डेमोलिशन केस आर अ ब्लॉट ऑन सीबीआई। क्या लिखा है इन्होंने? ब्लॉट ऑन सीबीआई, इट मस्ट बी लिबरेटेड फ्रॉम द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। देखिए ध्यान से समझिएगा, डॉक्टर साहब ये भी लिख सकते थे कि ब्लॉट ऑन जुडिशरी, लिख सकते थे ये चीज, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं लिखा। इस बात को आप समझिएगा, आखिर इन्होंने क्यों नहीं लिखा, उसका भी कारण है, आगे हम पढ़ेंगे कि क्यों ऐसा इन्होंने नहीं लिखा। इन्होंने लिखा ब्लॉट ऑन सीबीआई, मतलब सीबीआई जरूर इस पूरे सिस्टम को किसी न किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करने का प्रयास किया है, जैसा कि इन्होंने कहा है, ठीक है। क्योंकि ये जानते हैं कि जुडिशियल लिमिटेशन क्या होता है, जजेस को क्या लिमिट करता है, किस तरीके से वो काम करते हैं, इन्हें पता है। और इसीलिए जैसा कि आपने कहा कि अभी जुडिशरी किस तरीके से इस बात को नहीं एक्सेप्ट कर रही है कि कोई बोल रहा है कि मैंने ही ऐसा किया, उसके बावजूद भी जुडिशरी कर रही है कि नॉट एडमिसिबल, नहीं एडमिट करेंगे। आखिर ऐसा क्यों? ये इसमें हम समझने का प्रयास करते हैं। कहता है, द जजमेंट इज कंट्रोवर्शियल एज द कोर्ट हैज एक्विटेड ऑल द एक्यूज्ड एंड हेल्ड द डिमोलिशन एज अ स्पॉन्टेनियस फॉर विच नो वन एक्सेप्ट अननोन एंटी सोशल एलिमेंट्स हैव बीन रिस्पॉन्सिबल। कोर्ट ने ऐसा फाइंड किया कि ये जो पूरा डिमोलिशन का काम हुआ है, ये कोई सोचा समझा पूरा इसको पूरा कंस्पिरेसी के तहत नहीं करा गया है, जबकि ये जो है स्पॉन्टेनियस था, मतलब एकाएक हो गया था। आप में से जो लोग माइक ऑन करके रखे, ऑफ कर लीजिए अपना माइक को, चेक कर लीजिए, अपना माइक को म्यूट कर लीजिए, ठीक है। demolition as a spontaneous for which no one except unknown anti-social element have been responsible. चलिए आगे हम देखते हैं क्या कहते हैं। कहते हैं कि one is yet again reminded of the Hindi movie No One Killed। आप में से कौन है, मैं अब रिक्वेस्ट कर रहा हूं तो आप समझ में। रेडमी कौन है भाई? ये फिर से यही बात है, रेडमी और ओप्पो आ रहा है यहाँ। रेडमी किसका नाम है? इसको बंद करिए अपना माइक को, रिमूव कर रहा हूं मैं आपको। One is yet again reminded of the Hindi movie No One Killed Jessica, ordering the quick completion of criminal trial in the demolition of Babri Masjid and curing the technical defect of consultation with the High Court, invoking its extraordinary power under Article 142,
द सुप्रीम कोर्ट हैड सेड इन 2017, क्या इन्होंने कहा, एक मूवी है नो वन किल्ड जेसिका, मतलब जेसिका को कोई मारा ही नहीं तो किसने मारा, अरे कुछ तो होगा, वही बात यहाँ पे कर रहे हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया, लेट जस्टिस बी डन दो हेवंस फॉल, चाहे आसमान ही क्यों ना गिर जाए लेकिन जस्टिस होना चाहिए। ये रिमाइंड करते हैं इस चीज को कि ये आर्टिकल 142 जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करता है, आप जाकर के आर्टिकल 142 इसी तरीके से हमें सीखना है कि कहां कहां क्या यूज हो रहा है और उससे किस चीज से रिलेटेड है। आर्टिकल 142 जाकर के देखेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की बात यहां पे करता है। और यहां पे कहते हैं कि लेट जस्टिस बी डन, सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि लेट जस्टिस बी डन दो हेवंस फॉल्स, इट वेंट on to observe that in the present case crime which shake the secular fabric of the Constitution of India have allegedly been committed amongst 15 years ago। ठीक है, और ये जो बात यहाँ पे कर रहे हैं ये बहुत पहले चीजें हुई है और उसके बारे में यहाँ पे कर रहे हैं। और अभी जो रिसेंटली जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का जिसमें उन्होंने मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ भूमि अलग से दिया और ये इन्होंने कहा कि ये जो है ये राम मंदिर इसमें बनेगा। और उसके बाद ये भी उसमें मेंशन किया था कि ये जो बाबरी का डिमोलिशन हुआ है वो बहुत ही ग्रीवियस चीज था, वो नहीं होना चाहिए था, वो ब्लॉट है इंडियन हिस्ट्री में और यूपी के हिस्ट्री में, उत्तर प्रदेश के हिस्ट्री में ऐसा नहीं होना चाहिए था, बहुत ही गलत किया। ये कोर्ट एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है उस जजमेंट में। वही चीज को यहाँ पे रिमाइंड कर रहे हैं, इन द हिस्टोरिक बाबरी जजमेंट लास्ट ईयर द सुप्रीम कोर्ट had held that the demolition as an egregious wrong on Wednesday, none of the, अब यहाँ पे कर रहे हैं कि ये तो बात है कि पहले जो है इस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इग्रीजियस रॉन्ग है, बहुत ही बड़ा रॉन्ग है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और उसके साथ अभी कुछ महीने बाद यदि हम देखते हैं तो कहते हैं कि जो 32 सर्वाइविंग एक्यूज्ड थे उनको सारे एक्यूज को छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ा गया उसके बारे में हम बात करेंगे। अब कहते हैं ऑन वेडनेसडे नन ऑफ द 32 सर्वाइविंग एक्यूज्ड आउट ऑफ 49 वाज फाउंड गिल्टी ऑफ सच सीरियस क्राइम। अब यहाँ पे देखिए कन्फ्लिक्टिंग आर्गुमेंट है, एक सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये बहुत ही गलत हुआ और दूसरा जो कोर्ट स्पेशल कोर्ट है सीबीआई का वो ये कह रहा है कि इनमें से कोई भी है एक्यूज जो है वो काम नहीं किया है। ये उस तरीके से इसको अब काम तो हो गया, डेमोलिशन तो हो गया, किसी न किसी को तो गलत आप ठहराओगे, लेकिन यहाँ सबको छोड़ दिया आपने। और एक तरफ दूसरी तरफ यदि बात करें तो वहां पे आपने कहा कि ये तो बहुत ही बड़ा गलती हुआ है, ये तो पूरे इतिहास में सबसे बड़ा गलती है। एक जो है कंट्रास्टिंग यहाँ पे बात समझ में आता है। वहां पे एक कोर्ट बोल रहा है कि नहीं ये गलत हुआ है, दूसरा कोर्ट कह रहा है कि गलत तो हुआ है लेकिन ये कौन किया ये पता नहीं, ये जिन पे एक्यूजेशन है उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसमें ऐसा है। अब यहां तक आपको समझ में आता है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन आगे हम कोर्ट का जो लिमिटेशन है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर कोर्ट ने ऐसा क्यों किया, क्या कारण था ऐसा करने का। कहते हैं द एक्यूज्ड वेयर चार्ज्ड विद वेरियस सेक्शंस ऑफ द इंडियन पीनल कोड पर्टेनिंग टू इंसाइटमेंट टू वायलेंस। इंसाइटमेंट टू वायलेंस जो हम बात करते हैं सेक्शन 153A 153B, ठीक है। कॉन्स्पिरेसी टू कमिट क्राइम, कॉन्स्पिरेसी की यदि हम बात करते हैं कि हम यदि प्लानिंग करते हैं कि हमें इस तरीके से कॉन्स्पायर करके किसी चीज को मारना है, किसी व्यक्ति को मारना है, किसी चीज को तोड़ना है, 4-5 आदमी 50 आदमी मिल करके कॉन्स्पिरेसी करते हैं। कॉन्स्पिरेसी कहता है कि यदि कमिट हुआ है क्राइम, ठीक है, तो इसमें जितने भी लोग थे इन्वॉल्व सारे व्यक्ति को सेम पनिशमेंट दिया जाए। ऐसा माना जाए कि सारे व्यक्ति ने तोड़ा है उसको, मान के चलिए कि 5 व्यक्ति मिल करके किसी व्यक्ति का मर्डर करता है, एक व्यक्ति जो है वो कट्टा लोकल कट्टा मंगवाता है, दूसरा जो है उसके घर पे देख रहा है कि कब वो बाहर निकलेगा, तीसरा फोन कर रहा है कि जैसे ही बाहर निकले और दूध लेने जाए वहां पे जो है मुझे बता देना, और चौथा व्यक्ति जो है दूध वाले स्पॉट पे वहां पे है कि जैसे यहाँ पे आएगा यहाँ पे खत्म कर देंगे। यहाँ पे 5 लोग हैं, एक व्यक्ति गोली चला रहा है जो दूध वाले स्टोर के पास था, लेकिन यहाँ पे पांचों के पांचों सेम पनिशमेंट के लिए हकदार हैं, क्योंकि यहाँ पे पांचों ने क्या किया, कॉन्स्पिरेसी किया है, यहाँ पे षड्यंत्र रचा है। और इस तरीके से सेक्शन 120B ऑफ आईपीसी यदि देखेंगे तो वहां पे कॉन्स्पिरेसी के बारे में चीजें मिलती है। तो इसमें सारे लोगों को सिमिलर पनिशमेंट देने का प्रावधान होता है, दिया जा सकता है, कोई इशू नहीं है। एंड अनलॉफुल असेंबली की बात यदि करें 149 में दिया गया है, जिसमें हम एक भीड़ के तरह से यदि कोई काम कर रहा है, अनलॉफुल असेंबली है, जो लॉफुल काम नहीं कर रहा है, जो वायलेंस क्रिएट कर रहा है, उस सिचुएशन में जितने भी व्यक्ति उस अनलॉफुल असेंबली के पार्ट होते हैं, जो भी मेंबर है, सारे मेंबर्स को सिमिलर पनिशमेंट दिया जाता है। 149 में ऐसा है। हम किसी लेक्चर में सेक्शन 34 और 149 ये
दोनों में हम डिफरेंस समझने का प्रयास करेंगे। दोनों एक जैसा है, लगता है ऐसा, लेकिन डिफरेंस है यहाँ पे नहीं, लेकिन किसी और लेक्चर में हम जरूर इसको करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, कहता है कि द overarching import of these charges was that there was a joint agreement on the part of the accused to demolish the Babri Masjid on this date for criminal conspiracy। अब देखिए कॉन्स्पिरेसी की बात यहाँ पे करते हैं, कहते हैं कि for criminal conspiracy mere agreement is punishable and for unlawful assembly mere presence is enough to make one liable। यही चीज मैंने आपको बताया कि कॉन्स्पिरेसी की जब बात हम करते हैं तो मेयर एग्रीमेंट, यदि 5 लोग में ये एग्रीमेंट हो गया है कि करना है, ये चीज हमको करना है, कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है, तो ये सफिशिएंट है उनको पनिश करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मेयर एग्रीमेंट इज पनिशेबल एंड फॉर अनलॉफुल असेंबली, जो भीड़ जो है हजारों की संख्या में आके तोड़ दिया, उसके बारे में कह रहे हैं कि फॉर अनलॉफुल असेंबली मेयर प्रेजेंस इज इनफ टू मेक वन लायबल। चाहे आप कुछ किए हैं नहीं किए हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, यदि उस भीड़ का हिस्सा थे तो आपको पनिश करा जाएगा, ये लॉ कहता है। लेकिन फिर अब देखिए क्या कहते हैं, देयर कैन बी नो टू ओपिनियंस ऑन वेदर एल.के. आडवाणी एंड अदर्स वेयर मेंबर्स ऑफ द अनलॉफुल असेंबली। ये जब बिल्कुल क्लियर हो गया है कि अनलॉफुल असेंबली के पार्ट थे, तो फिर कोर्ट इनको क्यों नहीं किया, जबकि जो लॉ है वो कहता है कि अनलॉफुल असेंबली का जो पार्ट होगा वो सिमिलर तरीके से पनिश किया जाएगा। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है, आगे कहते हैं कि the CBI was required to demonstrate that the accused had acted together in furtherance of a common intention and a common object। तो ये कह रहे हैं कि CBI बस इतना डेमोन्स्ट्रेट कर देता है कोर्ट को कि ये जो पूरा भीड़ था वो क्या किया, कुछ भी काम किया, तोड़ फोड़ का काम किया, इन फर्दरेंस ऑफ ए कॉमन इंटेंशन, सारे लोगों का इंटेंशन था कि आज तोड़ना ही बाबरी मस्जिद को, ये इंटेंशन बस इतना प्रूव करना था, बाकी का काम कोर्ट देख लेती। एंड ए कॉमन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या था कि हमको ये तोड़ना है किसी पार्टिकुलर चीज को, इंटेंशन सबका सिमिलर था, वो बात कर रहा है। फॉर एन असेंबली टू बी ट्रीटेड एज अनलॉफुल अंडर द आईपीसी द कोर्ट इन्फर्स वेदर देयर वाज ए कॉमन ऑब्जेक्ट दैट वाज गाइडिंग द एक्शन ऑफ द क्राउड। ऑब्वियस बात है, जब कॉमन ऑब्जेक्ट था कि बाबरी मस्जिद, इस पार्टिकुलर मस्जिद को तोड़ना है, ऑब्जेक्ट सिमिलर था, ठीक है, इंटेंशन सबका सेम था, बस इतना ही प्रूव करना था सीबीआई को। लेकिन ये भी नहीं किया सीबीआई, क्या कर सकता है सीबीआई, यदि प्रूव नहीं किया तो कोर्ट क्या करेगा, अपने मर्जी से थोड़ी ना देगा पनिशमेंट। मैंने आपको बताया ना, ये एडवर्सरियल सिस्टम है, यहाँ पे दोनों पार्टी जो बोलते हैं वही जज सुनता है। यहाँ पे जब सीबीआई जो एक पार्टी है इसमें, वो ये प्रूव ही नहीं कर पाया कि इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट ऐसा काम किया गया है, किस बात का सीबीआई? आप कहते हैं हम बहुत बड़ी एजेंसी है जी, पूरा देश का सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, आप ये प्रूव नहीं कर पाए कि कैसे फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन हुआ है। कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट को छोड़ना पड़ेगा, कोर्ट इज बाउंड टू लीव। क्या कर सकता है कोर्ट, आप नहीं प्रूव करोगे तो क्या करोगे, छोड़ना ही पड़ेगा। आगे देखते हैं क्या कहता है, दिस इन्फरेंस इज ड्रॉन using information such as the use of tool or weapons in the case of use of demolition tools, slopes, ropes, etc. was well recorded fact, and the behavior of the accused prior to, during the and after the incident, it was recorded that some of the accused were distributing sweets after the demolition while others were encouraging the car sevak। ठीक है, सिमिलरली द स्टेटमेंट ऑफ मुरली मनोहर जोशी एंड अडवाणी इज रन अप टू द डिमोलिशन वेयर की पीसेस ऑफ द एविडेंस। तो एविडेंस की इन्होंने बात की कि इस तरीके का एविडेंस था, जो खुल्लम खुल्ला बोल रहे थे कि हमने ऐसा किया, ये किया, वो किया, उसके बावजूद भी सीबीआई का हद देखिए, वो ये भी प्रूव नहीं कर पाया कि ये जो कॉमन इंटेंशन था और इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट था। यदि ये प्रूव नहीं कर पाएगा, कोर्ट कैसे किसी को पनिश करेगी? दुख इस बात का है, क्यों नहीं प्रूव कर पाया, और इतनी बड़ी एजेंसी को, छोटी मोटी एजेंसी नहीं है, वो भी प्रूव नहीं कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहता है द चार्जशीट हैज आल्सो रिकॉर्डेड अ मीटिंग ऑन दिस एट द, ये छोड़िए हाउस, वेयर आडवाणी वेयर आल्सो प्रेजेंट एंड द डिसीजन टू एलिजिबली डिमोलिश द मॉस्क वाज टेकन। अब बोल रहा है कि ये भी जो चीज है ऑन रिकॉर्ड पे है कि मीटिंग किया उन्होंने और इस तरीके से बात किया, रोक कंस्ट्रक्शन पर लगाई। अब यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा उस मीटिंग में कि भैया जो राम मंदिर निर्माण बनाने का जो निर्माण का जो ऑर्डर है उस पर रोक लगा है, लेकिन डिस्ट्रक्शन पे रोक नहीं लगा है। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये चीज ऑन रिकॉर्ड है। कहता है कि रोक कंस्ट्रक्शन पे लगी है, डिस्ट्रक्शन पे नहीं लगी है। फॉर अ कॉन्स्पिरेसी टू बी प्रूवन, ऑल वन रिक्वायर्स टू प्रूव इज दैट देयर वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन टू कमिट अ क्राइम। क्या एग्रीमेंट नहीं था? क्या एग्रीमेंट था, जिसमें पूरा का पूरा मीटिंग हुआ और उसमें इस तरीके की बातें की गई कि रोक कंस्ट्रक्शन पे लगी है, डिस्ट्रक्शन पे नहीं। इतना चीज होने के बाद भी आप प्रूव नहीं कर पाए इस चीज को, जो कि बहुत दुखद है। देयर इज नो नीड टू सेपरेटली, अब कहते हैं यहाँ पे
there is no need to separately prove that the accused committed an overt act in furtherance of it. Conspiracy are always proved by the circumstantial evidence. तो सर्कमस्टांसेस को देख करके जो एविडेंसेस होते हैं उसी के अकॉर्डिंग प्रूव करा जाता है, ये जो कॉन्स्पिरेसी की हम बात करते हैं। उसके बाद देखिए ये तो समझ में आ गया, यहाँ पे वो इनडायरेक्टली सीबीआई को कह रहे हैं कि आप ये भी प्रूव नहीं कर पाए, सीबीआई को ये टारगेट कर रहे हैं। ये क्रिटिसिज्म सीबीआई का बेसिकली है, क्योंकि वो उन्हें पता है कि कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। जब तक हम प्रूव नहीं करेंगे, जब तक हम उसे एविडेंस एज सच नहीं देंगे जो जरूरी है उसको करने के लिए, तब तक कोर्ट नहीं कर सकती। और यहाँ पे सीबीआई का ही सबसे बड़ा हाथ है, जैसा कि इन्होंने लिखा है। कहते हैं कि ट्रू one has to have faith in the judicial system of the country, yet at times court themselves are on the trial when the stakes are high, as was noted by the apex court. apex court कहता है कि ट्रू है, ये बात सही है, one has to have faith in the judicial system of the country, yet at times court themselves are on trial. कहते हैं कि कभी-कभी इतने हैवी पार्टियां होती है, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैटर होता है कि कोर्ट स्वयं ट्रायल पे होता है कि आखिर क्या करे। ठीक है, when the stakes are high, as was noted by the apex court, true, the principle that the accused must be presumed to be innocent is the golden thread which runs through the fabric of the criminal judicial system. ये भी बात सही है कि जो क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम है उसको मैंने आपको कई बार बताया है कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस की बात मैंने की है। कोर्ट के दरवाजे पे अब जाएंगे, चाहे आप कुछ भी करें, कितना भी नारा लगा दें, किसी का मर्डर कर दें, कोर्ट का काम है कि ये माने कि आपने ऐसा नहीं किया है, आप इनोसेंट है। कोर्ट यहीं से शुरू करती, यही एडवर्सेरियल सिस्टम की खासियत है, मैंने कई बार आपको बताया है। तो ये बात ये कर रहे हैं कि ये बात बिल्कुल सही है और होना भी चाहिए। एक पार्टिकुलर केस से पूरे जुडिशियल सिस्टम के जो प्रिंसिपल हैं उनको आप खत्म नहीं कर सकते, ये बात सही है। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि ट्रू, नो रूल ऑफ क्रिमिनल लॉ इज मोर इंपॉर्टेंट देन दैट which requires the prosecution to prove the accused guilt beyond reasonable doubt. अब कहते हैं कि ये भी बात सही है, बिल्कुल सही है कि जब तक प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं हो जाता तब तक किसी भी अक्यूज को पनिश नहीं कर सकते। क्रिमिनल लॉ का सिद्धांत है ये, और किसी एक पार्टिकुलर केस के लिए उन सिद्धांतों को खत्म नहीं किया जा सकता। और यदि खत्म कर देंगे तो पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा, पूरा देश खत्म हो जाएगा, और बाद में फिर किसी को प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का वो नहीं दिया जाएगा, और थोड़ा बहुत भी प्रूव कर देगा तो उसे गिल्ट कर दिया जाएगा। तो ये बात सही है, कोर्ट के लिमिटेशंस को ये बता रहे हैं कि कोर्ट एक सिस्टम से चलता है, कोर्ट को ये मानना पड़ता है कि ये जो बंदा आया मेरे पास इनोसेंट है, लेकिन सीबीआई को तो प्रूव करना चाहिए था, वो उसके लिए तो कोई बाउंडेशन नहीं था। कोर्ट तो एक प्रिंसिपल पे काम करता है, और ये प्रिंसिपल अभी जो गिना रहे हैं 2 3 4 वो बिल्कुल लाजमी है, उसको ध्यान में रखना। हर जज का कर्तव्य है कि ये प्रिंसिपल को ना टूटने दे। ठीक है, चाहे बंदा छूट जाए, वो जेल जाए, उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोर्ट कोई एक केस से नहीं चलता है, हजारों केसेस ऐसे पड़े होते हैं। आगे देखिए, रुक जाइए 1 मिनट, आगे देखिए, ट्रू, द बेनिफिट ऑफ इवन अ लिटिल डाउट accrues to the accused in a criminal trial. ठीक है, yet the CBI, अब देखिए क्या कर रहे हैं कि yet the CBI could not present credible evidence in the case, particularly on the charge of criminal conspiracy. The judgment is controversial as the court has acquitted all the accused and held the demolition as a spontaneous. बोला कि जब यदि spontaneous होगा तो ये बात सही हो जाएगा कि जब spontaneous है ये, तो पहले से प्री मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है, और जब प्री मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है तो कॉन्स्पिरेसी नहीं है। तो जैसे ही हम इसको कहते हैं कि स्पॉन्टेनियस था, एकाएक हो गया, तो उसमें कॉन्स्पिरेसी वाला चीज अपने आप खत्म हो जाता है। फॉर विच नो वन एक्सेप्ट अ नॉन एंटी सोशल एलिमेंट मस्ट हैव बीन रिस्पॉन्सिबल। द कोर्ट डिड नॉट एक्सेप्ट the over 100 video tapes of the incident as the audio was not clear. इसमें कोर्ट ने कहा कि क्लियर नहीं है। But then most criminal trials convictions are made on the basis of oral and documentary evidence. और देखिए कोर्ट को क्रिटिसाइज इन्होंने कहा कि यहाँ पे आप 100 से ज्यादा ऑडियो टेप्स हैं जिसको आप कहते हैं कि क्लियर नहीं है, लेकिन दूसरे तरफ बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पे आप इसी तरीके के एविडेंसेस को यूज करके आप उसको पनिश कर देते हैं। ये चीज देखिए इनडायरेक्टली कोर्ट पे ये कर रहे हैं क्रिटिसिज्म। As many as 351 witnesses had testified and more than 800 documents were produced, yet the CBI failed to convince the judge. जज को कन्विंस करने में फेल हो गया सीबीआई।
लॉयर्स का सबसे बड़ा गुण यह होता है, उसकी काबिलियत यह होती है कि सामने जो जज बैठा है उसको अपने लीगल एक्यूमेंट से उसको कन्विंस कर पाए, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, सीबीआई ने ऐसा नहीं कर पाया। कोर्ट के यहाँ पे लिमिटेशंस है, उसको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके के लिमिटेशंस है, प्रिंसिपल है, उनको समझना पड़ता है, बिना एविडेंस से ये काम नहीं कर सकते हैं। जो भी एविडेंस आया वो इस तरीके का नहीं था कि उसको पनिश किया जाए, और ऊपर से प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस मानना एक्यूज का, ये कोर्ट का प्रिंसिपल है, कोर्ट इस पे काम करती है। जब तक प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं हो जाए, थोड़ा भी डाउट नहीं रहना चाहिए, और यहां डाउट ही डाउट क्रिएट हो गया। जब डाउट हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी जज पनिश नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे डाउट है। रिमूव करना चाहिए था डाउट, किसका काम था? सीबीआई का काम था, सीबीआई के लॉयर का काम था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। चलिए आगे हम देखते हैं क्या कहता है। द बाबरी लिटिगेशन हैज बीन unique and unprecedented both in civil suit as well as the criminal trials. The civil suit was strange in the sense that the High Court acted as the court of first instance and the Supreme Court acted as the court of first and last appeal. इसको छोड़िए, आपके काम का नहीं है, इसको रहने दीजिए, ये वाली चीज ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये बात आप समझिए, admittedly criminal law is an island of technicality in a sea of discretion. अब कहता है कि जो क्रिमिनल लॉ की बात आप करते हैं ये इसमें टेक्निकलिटी भरा पड़ा है। कहते हैं क्रिमिनल लॉ इज एन आइलैंड ऑफ टेक्निकलिटी इन अ सी ऑफ डिस्क्रिशन। बहुत सारा डिस्क्रिशन है, कैसे डिस्क्रिशन है उसको समझते हैं। एंड द एक्यूज्ड गॉट द बेनिफिट ऑफ इट्स टेक्निकलिटीज, और जो एक्यूज यहां छूटा है, जज ने इसे छोड़ा है, वो टेक्निकल बेसिस पे छोड़ा है। क्या क्या टेक्निकलिटी है इसको समझिए। देखिए क्या कहता है, द पुलिस हैव डिस्क्रिशन इन द अरेस्ट, टेक्निकलिटी है, पुलिस के पास डिस्क्रिशन है। ये जो डिस्क्रिशन की सी ऑफ डिस्क्रिशन की बात करी जा रही है, कहते हैं पुलिस हैव डिस्क्रिशन इन द अरेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन, पुलिस की मर्जी करेगा इन्वेस्टिगेशन या अरेस्ट। द गवर्नमेंट इज हैविंग गिविंग सैंक्शंस ऑफ प्रोसिक्यूशन, गवर्नमेंट के पास डिस्क्रिशन है, सैंक्शन उसको प्रोसिक्यूट करने का या नहीं करने का गवर्नमेंट के पास पावर है। द प्रोसिक्यूशन एज टू वेदर टू प्रोसिक्यूट एंड इफ सो फॉर व्हाट क्राइम्स, ये प्रोसिक्यूशन का काम है। उसके बाद कहते हैं द जज हैज डिस्क्रिशन टू डिस्चार्ज कन्विक्शन एंड सेंटेंस। अब देखिए इतने स्टेक होल्डर्स हैं, सबके पास डिस्क्रिशन है, तो एक समन्वय बिठाना जरूरी था, एक सिस्टमैटिक अप्रोच रखना जरूरी था। अब फिर कहते हैं यहाँ पे देखिए, द एक्यूटल ऑफ ऑल द एक्यूज इज अ सेटबैक। यहाँ पे देखिए ध्यान से, द एक्यूटल ऑफ ऑल द एक्यूज्ड इज अ सेटबैक टू द सीबीआई रेपुटेशन। सीबीआई के रेपुटेशन पे एक सेटबैक है। पहले भी इन्होंने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि सीबीआई के ऊपर एक ब्लॉट ऑन सीबीआई है, ब्लॉट है, क्योंकि ये छोटा सा चीज आप प्रूव नहीं कर पाए। द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ हैज कॉल्ड इट अ केज पैरट। अभी 2-3 साल पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई एक केज पैरट है, बंधा हुआ तोता है, पिंजड़े का तोता है। और क्यों ने पिंजड़ा कौन लगाया है? गवर्नमेंट लगाया है। जबकि आप बोलते हैं हम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। क्या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जब एक छोटा सा चीज आप प्रूव नहीं कर पा रहे हैं? किस तरीके का इंडिपेंडेंसी काम कर रहे हैं? और इस तरीके से यदि आप काम करते रह गए तो फिर वो दिन दूर नहीं जबकि कोई विश्वास नहीं करने वाला सीबीआई पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सीबीआई कुछ बड़ा तोप कर देगी, कोई फायदा नहीं है। अभी कुलदीप सिंह सेंगर का जब हुआ मामला, मैंने आपको बताया था क्लास में, जब कुलदीप सिंह सेंगर का मामला दिल्ली ट्रांसफर किया, 30,000 कोर्ट में गया, वहां पे जो जज साहब थे उन्होंने नोट किया उस बात को कि सीबीआई ने बायस रूप में किया है इन्वेस्टिगेशन। इस बात को ऑन रिकॉर्ड उन्होंने लिखा था। और फिर बाद में सीबीआई ने बड़ा रिक्वेस्ट किया कि सर ये हटा दीजिए, मेरा रेपुटेशन खराब होगा। बोला नथिंग डूइंग, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा खराब हो अच्छा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन किए उसमें ये साफ झलक रहा था कि यू वेर फेवरिंग द एक्यूज्ड कुलदीप सिंह सेंगर, हु वाज वेरी पॉलिटिकली एक्टिव एंड पॉलिटिकली इन्फ्लुएंसिंग पर्सन। वही चीज यहां पे कहते हैं कि द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ हैज कॉल्ड इट अ केस पैरट। It is high time, अब ये सजेस्ट करते हैं, it is high time that it is liberated from the political influence. India's criminal justice system cannot improve if prosecution and investigation functions are not bifurcated. The criminal law reform committee must make a strong recommendation of the same. ये कहते हैं कि रिकमेंडेशन ऐसा होना चाहिए। बेसिकली पूरे आर्टिकल में ये क्रिटिसिज्म करते हैं इस पार्टिकुलर ऑर्डर का, जुडिशियल ऑर्डर का। और बेसिकली जुडिशियल ऑर्डर से ज्यादा ये जो एक्यूज कर रहे हैं वो बेसिकली सीबीआई को कर रहे हैं, क्योंकि सीबीआई ही जिम्मेदार थी। सीबीआई एक पार्टी है इसमें। अब सीबीआई आगे अपील करती है इसमें या नहीं करती, वो सीबीआई का काम है। सीबीआई यदि चाहे तो हाईकोर्ट में अपील कर सकती है, क्योंकि स्पेशल जज का ये मामला है, स्पेशल जज का डिसीजन है। स्पेशल जज यूजुअली डिस्ट्रिक्ट लेवल के जज होते हैं, लेकिन मुझे पता है कि गवर्नमेंट का इतना इन्फ्लुएंस है सीबीआई पे कि वो शायद ही अपील करे। अपील करेगा तो शायद चीजें बदल जाएगी, लेकिन एज ऑफ नाउ
एविडेंसेस नहीं दिए गए, पर्याप्त मात्रा में नहीं दिए गए जितना चाहिए था। और चूंकि प्रिंसिपल की जो हमने बात की यहाँ पे कि प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं हो पाया, ठीक है, इन प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, ये सारे प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए ये चीज जज इनको छोड़ दिया। अभी मीटिंग खत्म होगा, दोबारा हम डिस्कशन के लिए हाजिर होंगे, ठीक है। तो आप दोबारा जुड़ जाइएगा, जिनको कोई डाउट होगा हम उस पर बात कर लेंगे।